नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं सिसरो के राज्य संबंधी विचार कि उसके राज्य संबंधी विचार कैसे थे, क्या वह अपने राज्य संबंधी विचारों में रखता है। इससे बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। जैसे राज्य को सिसरो जनता का विषय मानता है, वह जनता के संदर्भ में अपने राज्य विषयक विचार को अभिव्यक्त करता है। जैसे सिसरो राज्य की परिभाषा इस प्रकार देता है, कॉमनवेल्थ जनता का है और जनता मनुष्यों की कोई भीड़ नहीं है जो किसी प्रकार से एकत्रित हो गई हो। जनता एकत्रित जनसमूह है जो सामान्य विधि और सामान्य भलाई का उपयोग करने के बंधन से बंधा हुआ है। दूसरे शब्दों में सिसरो के अनुसार सामूहिक जीवन का विधिवत ढंग से निर्वाह करने के उद्देश्य से जनता ने राज्य का निर्माण किया है। जनता मनुष्यों की कोई भीड़ नहीं है जो किसी प्रकार से एकत्रित हो, बल्कि यह बहुत से मनुष्यों का जमाव है जो कानून की संपत्ति और सहचारिता के द्वारा एक साथ है। एक साथ एकत्रित होने का कारण उनकी कमजोरी नहीं है कि उन्हें कमजोर समझ लिया जाए, बल्कि एक दूसरे के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि मनुष्य अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण समाज प्रिय है। मनुष्य का जन्म एक सामाजिक जीवन होता है और वह शुरू से जन्म से समाज में रहना चाहता है। छोटे से भी हो या बड़े तक व्यक्ति एक सामाजिक जीवन में रहना चाहता है और समाज प्रिय वह व्यक्ति है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य जनता की व्यवस्था है, प्रत्येक रिपब्लिक जनता का विषय है। तो राज्य के संबंध में आती है, सबसे पहले उसने की है राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की भांति सिसरो राज्य को प्राकृतिक नहीं मानता, वह इसे निर्मित तथा शासक वर्ग की सहमति पर आधारित मानता है। कई बार ऐसा आभास होता है कि सिसरो हॉब्स की भांति किसी समझौते से राज्य की उत्पत्ति मानता है, किंतु सही मायने में समझौते की बजाय वह सहमति को राज्य के निर्माण का आधार मानता है। क्या सहमति के मनुष्यों की सहमति थी कि राज्य का निर्माण हो, समझौता नहीं था, कोई समझौता नहीं किया, इस सहमति से राज्य का निर्माण हुआ है। उसके शब्दों में राज्य मनुष्य का कानून की सहमति से एकत्रीकरण है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी समझौते के द्वारा हुई है और ना ही शक्ति या बल के द्वारा, वरन इसकी उत्पत्ति तो मनुष्य के समाज में रहने की इच्छा और समाज के प्रति निष्ठा के कारण हुई है। राज्य की उत्पत्ति तो अनिवार्यतः जनता की स्पष्ट सहमति और विधि सिद्धांत के आधार पर हुई है। तो वह राज्य एक सहमति थी। तो राज्य की उत्पत्ति समझौता नहीं मानता है, प्राकृतिक नहीं मानता है, वह कहता है कि मनुष्य की सहमति थी कि हमें राज्य चाहिए, तो मनुष्य की इच्छा थी तो राज्य का निर्माण हुआ। फिर वह कहता है समाज तथा राज्य क्या है। तो सिसरो ने प्लेटो और अरस्तु की भांति समाज और राज्य को पर्यायवाची नहीं माना, वह इसके भेद को पूर्ण रूपेण समझता था। वह समाज को राज्य से अधिक प्राचीन तथा व्यापक संस्था मानता है, उसने समाज को ज़्यादा महत्व दिया। वह यह भी नहीं मानता कि राज्य व्यक्ति से पूर्व निर्मित है अथवा व्यक्ति के लिए प्राकृतिक है। राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के पूर्व ही वह मानव में सामाजिक अस्तित्व को स्वीकार करता है। फिर आता है शासन या सरकार। सिसरो के अनुसार राज्य को कायम रखने के लिए सरकार या शासन अधिकार का होना आवश्यक है। राज्य में शासन अधिकारियों को शासन कार्य के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए कि सरकार उनके हाथ में सौंपी गई जनता की अमानत है। तो वह कहता है कि सरकार को कुर्सी पर बैठ के घमंड और अभिमान नहीं होना चाहिए, जबकि जनता ने उन्हें सौंपा है ये अधिकार कि हम तुम्हें शासन करने का अधिकार देते हैं। तो सिसरो के अनुसार सरकार के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। सरकार एक व्यक्ति या कुछ चुने हुए व्यक्ति या पूरी जनता के हाथ में हो सकती है। यदि न्याय और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन होता है तो सरकार वैध है। सिसरो के अनुसार अगर सरकार अन्यायपूर्ण है
चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, कुछ चुने हुए व्यक्ति की या जनता की ही क्यों ना हो, तो राज्य को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कहा जाएगा कि वह राज्य है ही नहीं, वह राज्य है ही नहीं। एक होती है, उसने रखा है मिश्रित शासन। तो पॉलीबियस की भांति सिसरो ने शासन के 3 रूप बताए हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। 3 रूप माने हैं। जब तक इसका स्वरूप स्वस्थ रहता है और इनका उपयोग न्याय के अनुसार किया जाता है, तब तक शासन के ये रूप बने रहते हैं। लेकिन जब उनका उद्देश्य न्याय ही नहीं करना है, तो राजतंत्र दूषित होकर निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में तथा प्रजातंत्र विकृत होकर भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। तो उसने मिश्रित शासन की भी अपने उसमें व्याख्या की है। फिर उसने न्याय संबंधी विचार बताए हैं। प्लेटो की भांति सिसरो ने भी न्याय के विचार को अपने आदर्श राज्य का केंद्रीय विषय माना है, परंतु राज्य की प्रकृति और न्याय के सिद्धांत के विषय में सिसरो के विचार प्लेटो से भिन्न है। वह यह नहीं मानता है कि कॉमनवेल्थ क्या एक राज्य है। कॉमनवेल्थ एक पद सोपानात्मक समाज है। जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में समाज को निम्न और उच्च वर्गों में बांटा, वह प्लेटो की भांति व्यक्तियों की प्राकृतिक असमानता में नहीं वरन समानता में विश्वास करता है। वह समानता मानता है कि सभी व्यक्तियों को समानता में विश्वास करना चाहिए। फिर आता है दासता संबंधी विचार। तो दासता में क्या रखा है? सिसरो दास प्रथा को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है। दास प्रथा को अस्वीकार करता है। न्यायपूर्ण आविर्भाव प्राप्त करने के दासों के अधिकार का वह समर्थक है। वह उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व का समर्थक है। वह उन्हें न्यायोचित एवं मानवोचित व्यवहार का पात्र मानता है। वह चाहता है कि यदि उन्हें बंधन मुक्त भी ना किया जा सके, तो कम से कम आजीवन किराए पर लिए गए श्रमिकों के रूप में तो मान्यता दे ही दी जाए। इस प्रकार दासता के बारे में सिसरो ने अरस्तु से भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु के लिए दासता सभ्य जीवन और सभ्य सामाजिक व्यवस्था की आवश्यक शर्त थी। अरस्तु दासता को स्वाभाविक मानता था, क्योंकि कुछ लोगों ने हीन एवं और दासोचित है। अरस्तु के इस मानव स्वभाव की स्वाभाविकता समता के सिद्धांत के विपरीत सिसरो मानव स्वभाव की स्वाभाविकता समता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। फिर उसने कुछ कानून संबंधी भी विचार दिए हैं कि सिसरो के कानून संबंधी विचार प्रधान रूप से उसकी पुस्तक डी लेगिबस में मिलते हैं। कानून संबंधी विचार डी लेगिबस में मिलते हैं। इस ग्रंथ का नाम तथा विचार प्लेटो की रचना लॉज, प्लेटो ने लिखा था, जो लॉज कानून पर एक ग्रंथ लास्ट में लिखा था, उससे मिलती जुलती हैं। इसकी लेगिबस में और लॉज एक से मिलती जुलती है। कानून विषयक उसके विचारों का प्रेरणा स्रोत स्टोइक दर्शक था। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको सिसरो के राजनीतिक विचार समझ में आ गए होंगे कि सिसरो के राजनीतिक विचार क्या है। धन्यवाद दोस्तों।